नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्शन और रिएक्शन के बारे में। जो हम एक्शन करते हैं उसका क्या रिएक्शन निकल कर आता है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि कर्म जो हम करते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है हमारा जो इंडिक ट्रेडिशन है उसमें, और इसके बहुत ही तरह के जो है सिग्निफिकेंस निकल कर आते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कोई जिम्मेदारी निभाते हैं, ओके, या फिर जब भी हम किस्मत की बात करते हैं, तो ये सब कुछ होता है जब हम कर्म का जो कानून होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, और जो रिजल्ट्स वो निकल कर आते हैं प्रॉब्लम्स के, तो वो वही होते हैं जो हमारी जिंदगी में जो हमने कर्म किए होते हैं, एक्शन किए होते हैं, या फिर जो हमारी जो पुरानी जिंदगी थी उसमें जो हमने एक्शन किए होते हैं, जो कर्म किए होते हैं, तो उन्हीं का रिजल्ट जो है हमारे सामने निकल कर आता है। और आगे बात करें, कर्म का जो मतलब निकल कर आता है उसका मतलब होता है काम, कि आपने कोई काम किया है। तो इसको अगर और ब्रॉडली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसका जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत जो है वो है इसका जो कारण और जो इसका इफेक्ट होता है, जो इसका एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, यही सब चीजें जो है पूरी जिंदगी को गवर्न करती रहती हैं। मतलब जो हमने कर्म किया है उसी का फल हमें मिलता रहता है, फिर उसी का हिसाब से जो है हमें रिएक्शन मिलता है, और उसी रिएक्शन के हिसाब से फिर दोबारा हमारा कर्म होता है। तो ये सारा का सारा जो है सर्कल चलता रहता है पूरी जिंदगी में, और इसी तरह से हमारी जिंदगियां चलती हैं। आगे बात कर रहे हैं कि कर्म कोई यहाँ पर किस्मत नहीं है। ये सीधा सीधा तौर पर जो इंसान है वो अपना काम करता है, एक्शन करता है, और अपने एक्शन से ही अपनी किस्मत बनाता है। तो अगर हम अच्छा बोते हैं, अगर फसल है, कोई फसल उगानी है, तो वहां पर अच्छा बीज डालना पड़ेगा। अगर अच्छा बीज डालेंगे तो फिर अच्छी फसल मिलेगी हमें। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम अच्छाई बोएंगे तो हमारे पास जो फसल निकल कर आएगी वो भी अच्छाई की ही निकल कर आएगी। कहने का मतलब अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें, अगर हम बुराई की यहाँ पर बुआई करेंगे तो बुराई को बीजेंगे तो बुराई ही काटेंगे। तो कर्म जो है ये रेफर करते हैं टोटलिटी जो हम एक्शन करते हैं, और उनके जो फिर बाद में कॉन्सिक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं एक्शंस के, और जो हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया होता है अपनी इस लाइफ में और जो प्रीवियस लाइफ होती है उसमें। तो इन सब चीज़ों से ही हमारा फ्यूचर जो है वो डिटरमाइन होता है। आज का जो हमारा कर्म है वही आने वाले समय में हमारा फ्यूचर जो है डिटरमाइन करेगा, हमें फायदा मिल जाएगा अगर हमने अच्छा कर्म किया है आज। तो बहुत सारे लोग हैं जो देखने को मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने एक दिन में कोई एक अच्छा काम जरूर करना है। तो उन्होंने एक यहाँ पर लिस्ट बनाई होती है कि एक दिन में कोई एक अच्छा काम जरूर करना है। तो उनकी फिर ऐसे ये हैबिट बन जाती है। तो ऐसी हैबिट बनानी बहुत जरूरी होती है। तो इसी तरीके से हमारा फ्यूचर जो है वो डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर चैलेंज क्या है कि अच्छा एक्शन करना है हमने। ओके, तो अगर अच्छा एक्शन होगा तभी जो है अच्छा रिस्पॉन्स जो है आपको अपने सामने जो है वो मिलेगा आपको। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कर्म होते हैं उनके भी 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है संचिता कर्म के बारे में। तो संचिता कर्म वो होते हैं जहां पर जो पास्ट एक्शंस हमने किए हैं और उसके जो एक्शंस का यहाँ पर जो रिएक्शन है ना वो यहाँ पर होने वाला है, उसके लिए अभी वेट कर रहे हैं। और दूसरे तरह का होता है यहाँ पर प्रबदा कर्म। तो यहाँ पर जो पास्ट एक्शन हमने किए होते हैं उनके रिएक्शन जो है ना वो अभी प्रकट होने शुरू हो जाते हैं हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें, और इस तरह का सर्कमस्टांसेस जो है हमारी जिंदगी में यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा लेवल होता है यहाँ पर आगामी कर्म। आगामी कर्म यहाँ पर ये वो एक्शन है जो अभी जो हमने प्रेजेंट एक्शन किए हैं उनके हमें एक्शन मिलेंगे हमारी फ्यूचर लाइफ में, हमारे फ्यूचर में जाकर जो ट्रिगर होंगे। तो कोई भी पर्सन जो है जो ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल इससे फ्री नहीं हो सकता तब तक जब तक वो जो संचित कर्म का जो स्टॉक है उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर देता। बहुत सारे भक्त हैं वो अपनी वाणी में लिखते हैं कि जब हमने परमात्मा का नाम लिया तो हमारे जितने पुरातन कर्म थे वो सभी खत्म हो गए, वो सभी उस प्रभु के नाम की अग्नि में जलकर स्वाह हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि परमात्मा का नाम ध्याओ, उसके ऊपर फोकस करो। तो ये जो सर्कमस्टांसेस आपके आसपास बनते हैं ये खत्म हो जाएंगे और आप एक अच्छा जिंदगी जो है उसके लिए आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कर्म का फल
मतलब मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म का फल लेट मिल रहा है। तो देखो ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है हमारी पिछली जिंदगी का भी और इस जिंदगी का भी। कुछ रिजल्ट हमें पिछली जिंदगी के मिलते हैं अभी, तो हम खुश होते हैं, रोते हैं, और कुछ रिजल्ट जो है हमें अभी की जिंदगी के मिलते हैं। तो ये सभी का मिक्स चलता है, उसी हिसाब से जो है सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिंदगी में। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनका बीज आप बोते हो तो बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं जिनका बीज आज आप अगर बोते हो तो वो फल जो है 12 साल बाद देंगे या 20 साल बाद देंगे। तो ये ड्यूरेशन चलती है हर एक के कर्म की। हर एक का कर्म जो है अलग अलग ड्यूरेशन से फल देता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा बीज बोया था, कैसा कर्म किया था, उसी हिसाब से फल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा होते ही उसकी एक हाथ नहीं था, पैदा होते ही उसकी आंख वीक थी, पैदा होते ही उसके जो है पैर मुड़े मुड़े हुए थे। तो ये सब पास्ट के कर्म है। ओके, तो यही चीज जो यही थ्योरी है, यही चलाता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि दैट डजंट मीन हाउएवर दैट टू डू गुड कर्म वी शुड हैव एन आई ऑन द फ्रूट्स दैट वुड एमर्ज फ्रॉम इट। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने अच्छे कर्म करने हैं तो हमें इन फलों के ऊपर हमें नजर रखने की जरूरत नहीं है जो हमें पिछले कर्मों के हिसाब से अभी फल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका इसके साथ कोई आपने संबंध नहीं रखना है। आप अपने कर्मों के ऊपर, आज के कर्मों के ऊपर खुद फोकस करो, और ये ना सोचो कि आपको आने वाले समय में क्या फल मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म के ऊपर आप जो है फोकस करो। और आगे बात कर रहे हैं, जो बंधन होता है वो हमारे काम से जुड़ा होता है, हम जो एक्शन करते हैं उससे जुड़ा होता है, तभी बंधन कोई किसी बंधन में जो है अटैच हो जाता है। तो इसके ऊपर आगे बात कर रहे हैं, इसी की पहचान जो है वो हमें हमारी जो कारगुजारी है उसके ऊपर जो है उसकी तरफ लेकर जाती है। और इससे जो रिजल्ट निकल कर आता है, नतीजा निकल कर आता है, वो हमारे दिमाग को काबू करने की कोशिश करते हैं, दिमाग को काबू करते हैं, और उनकी अलग अलग किस्मों की जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर प्रकट करते हैं। सो कहने का मतलब कर्म जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। इनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। राइट कर्म होगा तो राइट जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी जिंदगी जो है वो पॉजिटिव मैनर से भरी होगी। तो बहुत सारे एक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन बहुत लेट होता है, और बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिनका रिएक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। तो कर्म अच्छा करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने एक दिन में कोई अच्छा कर्म करना है, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी कंक्रीट को आप डाल दो अगर आपने ग्रोथ को बूस्ट करना है। तो जो शॉवल रेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप जो है टॉप प्रायोरिटी पर रखो कि सबसे पहले उनको हमने कंप्लीट करना है और लागू कर देना है। तो यहाँ पर क्या बात समझाई गई, तो अच्छे से चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं मेट्रो सर्विसेज के बारे में। मेट्रो सर्विसेज, जो आप मेट्रो ट्रेन देखते हो जो अंडरग्राउंड जहाँ फ्लाईओवर्स में जो आप दौड़ती हो देखते हो, खासतौर पर जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली जाओगे, कलकत्ता जाओगे, तो यहाँ पर आपको मेट्रो सर्विसेज मिलेंगी, तो जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है एक शहर को कनेक्ट कर देती है आपस में, और अच्छी फैसिलिटी जो है जो कंज्यूमर होते हैं उनको मिलती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि आने वाले समय में 2025 तक 25 शहरों में जो है हम मेट्रो सर्विसेज जो है इसकी रीच जो है पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर ये मूव जो है बहुत बढ़िया, यहाँ पर एमिनेंट सेंस बनती है, अच्छी बात है। अगर हम बात करें एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो अगर इसकी सपोर्ट, अगर इसका यहाँ पर एक्सटेंशन होता है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बात कर रहे हैं कि अगर हमने फॉर द पर्पस ऑफ बूस्टिंग ग्रोथ, अगर हमने शॉर्ट टर्म में एक अच्छी ग्रोथ जो है उसको बूस्ट देना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो शॉवल रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, कहने का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रेडी हो चुकी है, मतलब बनकर तैयार हो चुके हैं, और दूसरे जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए जो जमीन एक्विजिशन का जो काम है, लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो खत्म हो चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को अभी प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि नए प्रोजेक्ट्स को। तो पहले, कहने का मतलब जो पहले बनकर रेडी हैं, या फिर जिनके लिए जो जमीन रिक्वायर करनी थी उसका काम खत्म हो चुका है, अगर अभी उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, पहले उनको कंप्लीट कर लो, पहले आप अच्छे से उनको कंप्लीट कर लो। तभी क्या होगा, तभी जो है इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में रेस होगी। अगर आप नया प्रोजेक्ट कोई शुरू करोगे तभी उसमें नई इन्वेस्टमेंट जो है वो भरमार तरीके से आएगी, तभी जो है अच्छी डिमांड क्रिएट होगी, और जो कंपनीज हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी भी,
उनका यहाँ पर दिवालिया नहीं निकलेगा, आने वाले समय में दिवाला नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप काम करो। कहने का मतलब जो शॉवल रेडी प्रोजेक्ट्स है उनको प्रायोरिटी दे दो कि पहले उनको, अगर खत्म हो गए तो इंप्लीमेंट कर दो, अगर लैंड एक्विजिशन का काम हो गया तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दो। तो पहले उनको कंप्लीट करो, उनको प्रायोरिटी दो, अगर अच्छे से हमने ग्रोथ को बूस्ट देना है। तो कहने का मतलब ये है, पैंडेमिक की वजह से वैसे ही इकोनॉमी की हालत खराब हुई थी, नेगेटिव में ग्रोथ है, अगर अच्छे से इस समय में निकलना है ना तो हमें प्रायोरिटी उन प्रोजेक्ट्स को देनी है जो बनकर तैयार होने के कगार पर खड़े हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए क्या करना होगा, हमें लैंड एक्वायर करनी होगी, जो है राइट जो है वो यहाँ पर अपने पास लेना होगा कि हम जो है यहाँ पर जमीन लेना चाहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के लिए भी 2 या 2 से ज़्यादा सालों का समय लग जाएगा। तो इसीलिए ऑथर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पहले बने हुए प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दो। तो अभी 2 साल का समय और लग गया लैंड एक्विजिशन के लिए, अगर नए प्रोजेक्ट लगाने हमने 2 से ज़्यादा साल का समय लग गया तो फिर बात बहुत आगे चली जाती है। लेकिन बात यह है कि हमने प्रेजेंट सिचुएशन को भी कंट्रोल करके चलना है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी जो नीड है वो यही है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है उसको आप बूस्ट करो, जो आपकी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप इम्प्रूव करो, खासतौर पे जो इनोवेशन का एनवायरनमेंट है उसमें। इनोवेशन मतलब कि नई टेक्निक्स लेकर आना, नई सोच लेकर आना, नई रिसर्च लेकर आना, नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने, उसका एनवायरनमेंट अभी भी कम है। तो इसीलिए भारत सरकार को बहुत सारे ऐसे मिशन चलाने पड़ते हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, वो भी इसीलिए चलाया गया है कि स्कूल स्टैंडर्ड से ही बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज हम एक्वायर करना शुरू करें, और जब वो बड़े होंगे, जब वो ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स होंगे, तब तक उनके पास अच्छी अप्रोच हो सके कि इनोवेटिव आइडियाज देश को कहाँ कहाँ पर जरूरत है, तो कहाँ कहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो ये इनोवेशन की अभी जरूरत है। अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट या गैप जो है उसको ब्रिज करना है, सही करना है और स्पीड से काम करना है, तो हमें जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ये एक प्रोजेक्ट है जो 10 सालों से चल रहा है, तो उसको भी जल्दी से कंप्लीट करना है। और अगर ये जल्दी से कंप्लीट होता है तो क्या होगा, जो हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 3 गुना के हिसाब से बढ़ेगी, और जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो 4 गुना के हिसाब से जो है आने वाले 5 सालों में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है आने वाले समय में और डिले जो है नहीं कर सकते, जो हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसमें। तो आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, सिर्फ दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये हमारे सामने एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट इनको यहाँ पर जरूरत है। तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यह है कि आप एक नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाओ, वहां पर आप स्टैंडर्ड्स बनाओ, अपने जो रूटीन है, माइंड रूटीन, उसके हिसाब से ये देखो कि कैसे कितना समय इनको लगेगा, कितनी कॉस्ट यहाँ पर आएगी जो बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। तो इसका पूरा एक खाता तैयार करो अच्छे से। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है तो उस वहां पर यही चीज बोली गई है कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन ही नहीं है कि कब फंड आएगा, कब फंड यूटिलाइज होगा, कब आगे काम शुरू होगा। तो इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसके अलावा स्लो डिसीजन मेकिंग है, जल्दी से डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही कि काम शुरू करना है या नहीं करना, या इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आनी है, इसके लिए भी बहुत तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। तो उसमें भी हमें एम्पावर करना होगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें यही दर्शा रही हैं कि हमें एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर जो है वो बनाना होगा, जहां पर डिसीजन मेकर्स जो है उनको एम्पावर करें, उनको वेल ट्रेन करें और मोटिवेट रखें कि प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि हमें जो पीपल मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो उसके लिए जो आईटी प्रोसेस हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जो डाटा डिजाइन इनोवेशन है, वाया डिजिटाइजेशन, हमें वहां पर भी इंप्रूवमेंट लानी होगी। जहाँ जो वर्क प्रोसेसेस हैं, जहाँ न्यू स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स जो है, यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पर कुछ स्पेस बिल्टअप करनी है तो वहां पर अच्छे से वो हो पाए। तो 1 साल पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 42 लाख करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कॉस्ट की जो है 10 लाख करोड़ के आसपास है, वो सालाना हिसाब से जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर यही आस लगाई जा रही है कि अभी आने वाले समय में और हम बढ़िया कर सकते हैं, तभी जो है अच्छे से ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में आएगी। तो यही था पूरा आर्टिकल, जहां पर जो शॉवल रेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी देने की बात की गई है, और जो भी लूप होल्स आते हैं
उसको हम कैसे मेकओवर करें, कैसे ठीक करें, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रेक्सिट ट्रेड ऑफ्स इन ग्लोबलाइज्ड ट्रेड। सो जब से ब्रेक्सिट हुआ है, जब से यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, तब से ट्रेड ऑफ शुरू हो गया था यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में, मतलब कि ट्रेड जो था बंद हो गया था। तो अभी क्रिसमस के मौके पर ईयू और यूके के बीच में एक ट्रेड डील हुई, जिसको यहाँ पर एक वेलकम डेवलपमेंट बोला गया है। यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि पहले यही यहाँ पर आशा थी कि किसी तरह की डील नहीं होगी, लेकिन उससे परे जाकर इन्होंने डील की है, अच्छी बात है। सो इस डील से जो इनका यहाँ पर मुद्दा था कि जो सॉवरेंटी की बात करते थे, जो मार्केट असेस है, ठीक है, वो यहाँ पर इनको मिलनी शुरू हो जाएगी, ईयू को भी और यूके को भी। तो अभी के लिए यहाँ पर इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि आने वाले समय में और भी फ्यूचर ट्रेड डील्स जो हैं ये हो सकेंगी। आगे बात कर रहे हैं कि जो ये डिसोल्यूशन हुआ था 5 डिकेड लॉन्ग कस्टम यूनियन का, जिसको हम सिंगल मार्केट बोलते थे, जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते थे, ये अब थोड़ा सा दर्द तो इनको देगी डिसरप्शन तो इनका जो प्रणाली चल रही थी पहले, जैसे ये ट्रेड करते थे आपस में एक सिंगल मार्केट के तहत पर, अब ये यूके अलग हो गया है, यूरोपियन यूनियन अलग हो गई है, तो डिसरप्शन तो आएगी और दर्द जो इसका वो तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे बात कर रहे हैं इसी इम्पैक्ट के बारे में, जो ब्रेक्जिट ट्रेड डील हुई थी। तो यहाँ पर इसका एक जो मतलब यही निकल कर आ रहा है कि बहुत लंबे समय पहले, पहली बात तो लगा बहुत पहले से ही, जब डेविड कैमरून की सरकार थी यूके में, तभी उन्होंने वोटिंग करवाई थी अपने यहाँ यूके में। तो वोटिंग में ऐसा निकल कर आया था कि कौन जो है ब्रेक्जिट के हक में है, कौन ब्रेक्जिट के विरोध में है। तो वोटिंग में बहुत ही कम फासला रह गया था, 51% और 49% इसके आसपास ही फैसला हुआ था। बहुत मतलब 2% का फासला था, जिनकी वजह से ब्रेक्जिट हो गया। तो यहाँ पर बहुत लंबा समय लगा, बाद में ऐसा नहीं होता कि जब वोटिंग होगी उसी समय ब्रेक्जिट हो गया, बाद में एक पूरा प्रोसेस चलता है और फिर 4 या 5 साल का समय लगता है एग्जिट होने में भी। जैसे यूएस भी जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उसने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, बोला कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, जब कहा, लेकिन बाहर निकलते निकलते भी 4 साल लग गए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो अभी जो डील हुई है बहुत बढ़िया हो सकता है आने वाले समय में, अगर ये नए नॉर्म्स लेकर आते हैं, अपनी ट्रेड डील को रेगुलेट करते हैं क्रॉस द चैनल, तो और बढ़िया तरीके से जो है आने वाले समय में ट्रेड जो है वो प्रफुल्ल हो सकता है, आने वाले समय में बढ़ सकता है दोनों जो यहाँ पर पार्टनर्स है उनके बीच में। तो इमीडिएट जो इम्पैक्ट जो है वो है 1% ऑफ जो है 1% ऑफ नेशनल इनकम वो पड़ेगा इन दोनों मार्केट्स के ऊपर। तो अभी का जो एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, वहां पर 650 बिलियन जो पाउंड है, ठीक है, 650 बिलियन पाउंड का ट्रेड हुआ है, जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो की सेक्टर्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ की सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑटोज, केमिकल्स, फार्मा, रिटेल, फूड, लॉजिस्टिक्स एंड फिशिंग। तो यहाँ पर भी जीरो टैरिफ और कोटा जो है कुछ गुड्स के ऊपर लगाया गया है, कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स के ऊपर लगाया गया है, ताकि कि कुछ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये कुछ कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि जीरो टैरिफ सभी जगह है, कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स के ऊपर है कि थोड़ी बहुत रिलीफ जो है ट्रेड में मिले। पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी जगह जीरो टैरिफ था, पहले एक सिंगल मार्केट थी और सभी जगह चाहे यूरोप के किसी भी कोने में चले जाओ एक ही तरह का टैरिफ था, जीरो टैरिफ था, तो उस हिसाब से आपस में काम करते थे। तो अभी यूके अलग हो गया है तो अब टैरिफ तो लगेगा ही, थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं। तो आने वाले समय में ये ज्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर ट्रेड करेगा यूके यूरोपियन यूनियन के साथ, जहां कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है दोनों साइड जो है ये महंगा पड़ेगा। और आगे बात कर रहे हैं कि जब बात करें सॉवरेनिटी की, तो यूके ने यहाँ पर यही चाहा था कि मार्केट असेस का जो उसके जो देश के अंदर जो मार्केट है उसका जो कंट्रोल है उसके पास आए। तो यूके ने यहाँ पर सॉवरेनिटी चूज की कि मैं इसके बिहाफ पर काम करूंगा, अपनी मार्केट को खुद से देखूंगा और खुद से डेवलप करूंगा। तो लोगों ने यही वोट किया, तो उस हिसाब से अभी चलना पड़ेगा। तो अभी कुछ कंपेरेबल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेबर लॉस की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो आने वाले समय में टैरिफ इंपोज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यूके ये सब चीजें देख के चलना चाहता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये अलग हुआ है। तो आने वाले समय में जिस तरह से भी यहाँ पर रवैया अपनाएगा, जिस तरीके से भी यहाँ पर टैरिफ जो है तैयार करेगा बिजनेस करने के लिए बाकी के वर्ल्ड के साथ, तो वही जो है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स का आने वाले समय में फीचर बन सकेंगे। तो अभी के लिए अगर यूके और ईयू में ट्रेड डील हो चुकी है, तो इंडिया भी इस समय इंडिया को भी एक्टिवली जो है यहाँ पर काम करना होगा कि
वो भी अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज कर दे यूरोपियन यूनियन के साथ भी और यूके के साथ भी, दोनों की मार्केट्स के साथ। अभी तक भारत का यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसकी जरूरत है भारत को भी। और इंडिया जो रीयू है यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्रोमाइजेज जो है कर सकते हैं। ओके, जो भी इनका लैंडिंग जोन जहां पर भी इफेक्टिवली यहाँ पर अगर वर्केबल ट्रेड एग्रीमेंट हमने करना है तो कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होंगे ही होंगे, तभी जो है ये एग्रीमेंट जो है मुमकिन हो पाएगा, डील मुमकिन हो पाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह अगर यूके के साथ काम करें तो वहां पर भी हमें ऐसे ही काम करना होगा। सो इंडिया को क्या चाहिए, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही है सर्विस सेक्टर में, इसको एक्सप्लोर करे। और जो ब्रेग्जिट जिसको कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए बुरा कहा गया है, बैड कहा गया है, तो इसके फलस्वरूप भी यहाँ पर जो ना हमें यूके के साथ जो है यहाँ पर काम बढ़ाना ही होगा, आगे चलना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसकी और कदम जो है बढ़ाने होंगे। तो मिनिमल डिसरप्शन इज व्हाट वी कैन होप फॉर। तो हम यही चाहेंगे, चाहे यूके के साथ ट्रेड करें चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ, डिसरप्शन कम से कम हो और काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो। मतलब किसी तरह की रुकावटें जो आती है ना वो कम होनी चाहिए। अगर रुकावटें कम आएंगी किसी भी ट्रेड में तो वहां पर हम कहेंगे कि वहां पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो सही से उनका ग्रो करेगा। तो कोई भी ट्रेड हो किसी भी देश के साथ, हमारा फोकस यही होता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें तो उससे ज़्यादा फायदा होता है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो टैरिफ लगती है वो कम लगती है, जीरो टैरिफ लगता है, और जो रेट पे हम बेचते हैं उसी रेट के आसपास जो है उनकी मार्केट में चला जाता है, बिकता है। तो इसी तरह से अगर दूसरी किसी मार्केट से यहाँ पर आएगा तो वो वहाँ पर भी हम किसी तरह का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर लगाएंगे तो उससे हम परहेज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साइन होते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।